हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं श्याम सुंदर गुप्ता। हम इंग्लिश ग्रामर में पूरा कोर्स इंग्लिश ग्रामर कोर्स करते जा रहे हैं, जिसमें आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अध्ययन करेंगे। और इसके आप सब्सक्राइब करके मेंबर बनो और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो कोर्स को। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस करने जा रहे हैं। जो फ्यूचर टेंस का पहला भाग है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसको सिंपल फ्यूचर टेंस भी बोलते हैं। हर टेंस की तरह से सबसे पहले इसकी हम पहचान कर लेते हैं। हिंदी की पहचान ज़रूरी है, फिर इंग्लिश की पहचान। सबसे छोटी पहचान शायद इस टेंस की आएगी, गा गे गी, बस। और एक्टिव वॉइस में भी पैसिव वॉइस में भी वही सेम आपकी है। तो पैसिव वॉइस हम बाद में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो गा गे गी और प्रेजेंट इंडेफिनिट से तुलना करेंगे तो एक ही अंतर मिलेगा, बस। वहाँ है था, यहाँ गा हो जाएगा उसका, यानी फर्स्ट फॉर्म में विल शैल और जमा हो जाएगा। दूसरी पहचान हम करते हैं इसकी इंग्लिश की। सब्जेक्ट तो सब में आ ही रहा है पहले। एक्टिव वॉइस का मतलब भी यही होता है, सब्जेक्ट पहले आता है। तो सब्जेक्ट और शैल विल और जमा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी वर्ब की पहली फॉर्म आएगी। बाकी कितना ही आगे सेंटेंस हो। तो इस टेंस की पहचान क्या होगी है, गा गेगी हिंदी में, और गा गेगी की इंग्लिश क्या होती है, शैल और विल। बाकी सेम वही फर्स्ट फॉर्म। पहला टेंस था जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का, उसमें केवल फर्स्ट फॉर्म थी, उसमें क्या ऐड हो गया है, गा गेगी हो गया, शैल विल फर्स्ट फॉर्म। तो अब इसका हम तीसरा नियम जो कर रहे हैं वो नेगेटिव करते हैं हर एक का। तो सब्जेक्ट और पहले हेल्पिंग वर्ब जो बोलते हैं इनके ऑक्सिलरीज, इनके साथ नेगेटिव लगता है हमेशा, नोट लगता है, शैल नोट और विल नोट, जमा नोट नेगेटिव में, और फिर फर्स्ट फॉर्म आएगी। फर्स्ट फॉर्म आएगी। और चौथा सेंटेंस हम हमेशा करते आ रहे हैं, इंटेग्रेटिव। तो इंटेग्रेटिव में क्या किया था, ये हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएंगे सब्जेक्ट से, तो हमारा इंटेग्रेटिव बन जाएगा, यानी शैल विल। ये कैपिटल हो गया, शुरू में आएगा ना, तो कैपिटल हो गया, फिर सब्जेक्ट आएगा और फिर फर्स्ट फॉर्म। सबसे आसान टेंस है ये, यानी जितने भी टेंस आए हैं उनमें देखो एक छोटा सा बस प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बहुत ज़्यादा। तो ये हो गया इंटेग्रेटिव। और इसमें देखो आई वी के साथ शैल लगाएंगे, और बाकी सबके साथ कौन कौन से बच गए हैं हमारे, यू, दे, ही, सी, इट, कोई भी नाम, राम, कोई भी लड़के लड़की का, तो उनके साथ क्या लगेगा, विल लगेगा। तो ये नियम हो गया है। और एक ही नियम इसके साथ और आएगा, वो हम सेंटेंसेस में भी कराएंगे। पहले अगर इसका उल्टा कर देते हैं, जैसे आई वी के साथ शैल बता रहे हैं हम, अगर इनके साथ विल कर देते हैं तो उसका अर्थ अवश्य में हो जाएगा। आई शैल गो मैं जाऊंगा, और आई विल गो मैं अवश्य जाऊंगा, जोर दे के हो जाएगा। और इनके साथ विल आता है, इनके साथ शैल आ गया, तो आवश्यक इंग्लिश, मतलब इसका उल्टा लगाने से आवश्यक इंग्लिश बन जाएगी। तो एक हम सैंपल कर लेते हैं, पहले हिंदी इंग्लिश बनाएंगे।
मैं स्कूल जाऊंगा। कितना आसान है। आई और गा की इंग्लिश सेल, आई के साथ सेल लगता है, आई सेल। मैं स्कूल जाऊंगा, जाने की इंग्लिश गो, आई सेल गो टू द स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा। यानी साधारण सी है। अब इसका नहीं बना लेंगे। मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, सेल के साथ नोट लगा देंगे, बस इतना है। आई सेल नोट गो टू भी लगेगा, गो टू द स्कूल। और तीसरे में क्या हो जाएगा, क्या मैं, एक सैंपल ले लिया हमने नेगेटिव इंटरेटिव का। बाकी हम जितने भी सेंटेंस करेंगे उसमें नेगेटिव और इंटरेटिव नहीं लेंगे, क्योंकि साधारण सी बात है। वहाँ नोट लगा दो, उसमें बाहर वर्ब को ले आओ। क्या मैं स्कूल जाऊँगा, तो हमारा टाइम ज़्यादा लगेगा, बिगर बात। ये इंटरोगेटिव चिन्ह जरूर लगाना है। शैल आई गो टू द स्कूल, शैल आई गो टू द स्कूल। मेरे ख्याल है बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने पहला उदाहरण किया है, तो इसको हम लाइन खींच देते, एक सैंपल हो गया है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, और सेंटेंस लगातार करते जाएंगे, 2 3 4 ऐसे, और नेगेटिव इंटरोगेटिव नहीं करेंगे। तो इतना बेस हो गया, ये इसकी थ्योरी हो गई है। इसमें ध्यान रखना कि आई वी के साथ सेल अगर उल्टा लगाते हैं, विल लगाते हैं, तो जरूरी का सेंस आ जाएगी। और इसको सिंपल फ्यूचर भी बोलते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा सेंटेंस हम ले रहे हैं, हम उससे बात करेंगे। अब इंटरोगेटिव नेगेटिव अपने आप कर लोगे। वी शैल टॉक टू हिम, वी शैल टॉक टू हिम, हम उससे बात करेंगे। वी शैल टॉक हिम मत कर देना, बिल्कुल जीरो हो जाएगा। और इसका महत्व बहुत है। हमने ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव में ये क्लियर करी थी काफ़ी बातें। हमारी उस वीडियो को देखोगे तो काफ़ी समझ में आएगा। तो हम इंग्लिश स्पीकिंग का ये साथ साथ ये भी चल रहा है, एक अलग से भी कोर्स करेंगे जिसमें रोज़ाना 10 सेंटेंस उसका स्ट्रक्चरल बेस बताएंगे और बोलने में कितनी सुविधा हो जाएगी। पहले बेस समझना ज़रूरी है, जब तक थ्योरी नहीं समझोगे तो गड़बड़ होने का डर रहता है, एक डर रहेगा इंग्लिश का, वो हम पहले दूर कर रहे हैं सारी थ्योरी लेके। हम उससे बात करेंगे, वी शैल टॉक टू हिम। और हम इम्पेरेटिव में इसको कहेंगे, भाई उससे बात करो, टॉक टू हिम। वे भी हमने पहले करा दिए हैं, लेकिन सारी वीडियोस देखने के बाद क्लियर हो जाएगा सारा कॉन्सेप्ट। अब तीसरा सेंटेंस लिख लो, तुम उसकी देखभाल करोगे। यू के साथ विल, यू विल टेक केयर ऑफ हिम। अब टेक केयर ऑफ एक एक टुकड़ा हो गया इंग्लिश का याद करने का। टेक केयर ऑफ, लुक आफ्टर, जैसे देखभाल करना, वही सेम है। यहाँ पे लुक आफ्टर का भी प्रयोग कर सकते थे, यू विल लुक आफ्टर हिम, ऐसे भी कर सकते थे। अब चौथा सेंटेंस करें, इसमें कोई ज़्यादा समझाने की बात नहीं है। सब्जेक्ट आ रहा है, विल सेल में से एक लगाना है और शब्द को देखना है, ऑब्जेक्ट लगाना है। पहले सब्जेक्ट, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट, और ये बीच में वर्ब। इस वर्ब से सारा काम पहचान में आ जाती है इंग्लिश। हम प्रातः सुबह, हम प्रातः
सैर को जाएंगे। ये देखो इंग्लिश स्पीकिंग में सारे फटाफट आते हैं हमारे डेली यूज़ में। इनका जितना अच्छा अभ्यास हो जाएगा उतनी अच्छी इंग्लिश हमारी बनती चली जाएगी। हम प्रातः सैर को जाएंगे। वी सेल, वी के साथ सेल, वी सेल गो फॉर ए वॉक, गो फॉर ए वॉक। अब ये टुकड़ा हो गया याद करने का, गो फॉर ए वॉक, सैर के लिए जाने की इंग्लिश गो फॉर ए वॉक। और सुबह की जब प्रयोग में आता है तो इन द मॉर्निंग। वैसे कोई पूछता है सुबह की इंग्लिश तो हम क्या कहेंगे, मॉर्निंग। लेकिन जब मॉर्निंग को प्रयोग में लाओगे, सेंटेंस में लाओगे तो इन द मॉर्निंग। शाम की इंग्लिश इवनिंग, लेकिन शाम को इन द इवनिंग आएगा। दोपहर को इन द आफ्टरनून। अब पांचवा सेंटेंस हम करते हैं, और लेकिन रात को तो फिर एट नाइट आएगा, इन नहीं आएगा। ये ध्यान रखना, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, और रात की एट नाइट। तो हम पांचवा सेंटेंस और कर रहे हैं। मैं उसे एक कहानी सुनाऊंगा। नीचे लिख लेते हैं, आई शैल टेल। अब उसे है, ये हिम भी हो सकता है, हर भी हो सकता है। मैं उसे एक कहानी सुनाऊंगा, अगर लड़की है तो हर कर देंगे। आई शैल टेल हिम अ स्टोरी। जब हमने दो ऑब्जेक्ट वाली बात करी थी तो उसमें पहला ऑब्जेक्ट जीवित था और दूसरा निर्जीव था। तो जीवित को पहले लाओ फिर वो लाओ, और उसको पहले लाना मान लो स्टोरी, फिर टू ही मानना पड़ेगा, एक और मेहनत करनी पड़ेगी। अब छठा सेंटेंस कर रहे हैं हम। वे मेरी सहायता अवश्य करेंगे। देखो अब आवश्यक शब्द आ गया है, वे की दे हो गया है। अब मेरी सहायता अवश्य करेंगे, सहायता करने की इंग्लिश हेल्प हो गया है। तो दे के साथ विल आता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे शैल। इस अवश्य की इंग्लिश लिखने की जरूरत नहीं है, दे शैल हेल्प मी। इसके अंदर ही ये आ गया है, दे के साथ शैल लगाते हैं, अवश्य की इंग्लिश आ गई है। वैसे दे के साथ विल लगता, तो वे मेरी सहायता अवश्य करेंगे, दे शैल हेल्प मी। और जैसे और एक सेंटेंस ले लेते हैं ऐसे ही, वह आज अवश्य आएगा। ही के साथ विल लगता है, लेकिन अवश्य की इंग्लिश यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, ही शैल। कितना अच्छी आवाज़ आ रही है, ही शैल अवश्य आएगा, आज अवश्य आएगा। ही शैल कम टुडे, वह आज अवश्य आएगा। देखो एक सेंटेंस और इसका कर लेते हैं, ताकि ये तीन ये हो गया कि उल्टा लगाने से अवश्य की इंग्लिश आ जाएगी। ही शैल कम टुडे, वह आज अवश्य आएगा। जैसे मैं तुम्हें अवश्य मारूंगा, या जोर दे के क्या हो गया, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं तुम्हें मार डालूंगा, तो इसमें जोर देकर हो गया कि मैं तुम्हें अवश्य मारूंगा। तो आई शैल की बजाय क्या लिख देंगे हम उल्टा, आई विल किल यू। राजा उसको अवश्य दंड देगा, द किंग शैल
पनिश हिम, तो आवश्यक इंग्लिश में आ गई है। तो शायद ये क्लियर हो गया है कि उल्टा लगाने से कितना अच्छा, यहाँ जोर देकर आ जाता है मैं तुम्हें मार डालूंगा, या अवश्य आ जाता है तो उल्टा लग जाएगा। राजा का कितना अच्छा उदाहरण हमने दिया है। अब हम एक नियम और करा रहे हैं इस टेंस में। एक तो अवश्य का हो गया 3 सेंटेंस में। अब 1-2 सेंटेंस हम ऐसे लेते हैं जिसमें डबल फ्यूचर आएगा। आपको ध्यान होगा जो हमारी जिन्होंने वीडियो देखी है, पास्ट परफेक्ट टेंस में डबल पास्ट लिखवाया था हमने, जो करेंगे उसको देखो। तो अब डबल फ्यूचर आ गया इनमें। अगर मैं सेंटेंस से समझ में आ जाएगा ये। अगर मैं दिल्ली जाऊंगा, अगर मैं दिल्ली जाऊंगा तुम्हारे लिए एक पुस्तक लाऊंगा। इसमें 2 गा आ गए हैं, एक गा ये आ गया और एक गा ये आ गया है। तो इसमें देखना, गा का मतलब था फ्यूचर टेंस, फ्यूचर का मतलब आगे आने वाला। तो इसमें एक में प्रेजेंट इंडेफिनेट लगेगा और एक में फ्यूचर इंडेफिनेट लगेगा। अब देखो इसी इंग्लिश में आ जाता हूँ, एकदम में समझ में आ जाएगा। इफ आई गो टू दिल्ली, I shall bring a book for you. If I go to Delhi, अगर मैं दिल्ली जाऊंगा, पहले दिल्ली जाऊंगा तो उसमें पहले जो काम होगा उसमें प्रेजेंट इंडेफिनेट होगा, और बाकी जो फ्यूचर है उसके बाद काम करूंगा, किताब लाऊंगा, तो उसमें फ्यूचर लग जाए। जहाँ फ्यूचर की बात होगी, जो काम 2 काम में तुलना कर लो, पहले काम जो होता है उसमें प्रेजेंट इंडेफिनेट, और जो बाद में पहला ख़त्म होने के बाद जो काम होगा वो फ्यूचर की निशानी है। तो उसमें हम क्या करेंगे, इफ़ आई गो टू दिल्ली, अगर मैं दिल्ली जाऊंगा, पहले दिल्ली जाऊंगा फिर किताब लाऊंगा, तो उसमें शैल का प्रयोग हो जाएगा। अभी एक सेंटेंस और कर लेते हैं हम, 10वां। बहुत ही अच्छा सेंटेंस। अगर वर्षा हुई, होगी, क्योंकि इस टेंस में तो गागे लगा देते हैं। अगर वर्षा होगी तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। ये नेगेटिव दे दिया, कोई बात नहीं। तो पहले कौन सा काम वर्षा का है, पहले वर्षा होगी तभी तो बात आगे की होगी। इफ़ इट रेन्स, देखो कहाँ प्रेजेंट इंडेफिनेट आ गया इसके अंदर। इफ़ इट रेन्स, यहाँ विल भी लगा सकते हैं, शरत होगी ना, तो आई सेल लगा दो। आई सेल नॉट गो टू द स्कूल। तो इसमें दोनों ही अच्छे रहेंगे, विल भी, कि पक्का हो गया अगर बारिश हुई तो पक्का फिर मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो इसमें शायद काफ़ी कॉन्सेप्ट बिल्कुल फ्यूचर इंडेफिनेट क्लियर हो गया है। बाकी हम बाद में और वीडियोस बनाते रहेंगे एक्सरसाइज और अनुभव के। तो ये पूरा कोर्स इंग्लिश का हमने सोचा है कि फ्री एजुकेशन, गहरी से गहरी एजुकेशन हम देंगे, और इसको जितना भी आप शेयर करोगे उतना ही अच्छा है। जितना लाइक करोगे हमारा मतलब एक ध्येय पूरा हो जाएगा शिक्षा बांटने का। तो एक बार सब्सक्राइब भी कर दो, आपसे लिंक बन जाएगा।